आप वसूली नहीं देना चाहते, जो भरण पोषण हुआ है उसका कारण पूछा जाता है। लेकिन यहाँ पे मजिस्ट्रेट क्या लिख देता है कि क्यों ना आपके खिलाफ में वसूली वारंट जारी किए जाए अपना कर। ये नोटिस कभी पति को मिल ही नहीं पाता है, पति को मिल नहीं पाता है। या फिर कुछ लोग क्या करते हैं, इसको पुलिस के लिए आदेशित किया जाता है लेकिन इसको डाक द्वारा भेज देते हैं। इस पर हमें आपत्ति देनी चाहिए, ऑब्जेक्शन देना चाहिए। और कारण इसमें ये बताना चाहिए कि हम क्यों नहीं मेंटेनेंस देना चाहते हैं, आखिर में ऐसी क्या वजह है। तो वहां पे आपको सारी चीजें लिखनी है कि हमें रिजेक्ट कर रही है, क्या कर रही है, टेक्निकल फॉल्ट क्या है, ये सब। नमस्ते भाइयों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका दोस्त ब्रह्मदत्त। हमने पिछले वीडियो में बताया था कि सीआरपीसी 125 की जो कार्रवाई है वो किस तरीके से की जाती है और उसमें क्या क्या ऐसी गलतियां हैं जिनको हम पकड़ सकते हैं और उस आदेश को रद्द कराने की प्रक्रिया को हम फॉलो कर सकते हैं। हमने उसमें ये बताया था कि किस तरीके से सम्मन प्रोसेस जो है उसको गलत तरीके से कॉम्प्लाइंस किया जाता है, किस तरीके से एक पक्षी साक्ष्य को गलत तरीके से कोर्ट में एंटरटेन किया जाता है और उसके आधार पर एक पक्षी आदेश पारित कर दिया जाता है। मैं आगरा कोर्ट में बैठता हूँ, यहीं अपनी प्रैक्टिस कर रहा हूँ और काफ़ी लोग हमसे मिलते हैं, हमसे कहते हैं कि भैया हमारे रिकवरी वारंट जारी हो गए, मेंटेनेंस सीआरपीसी 125 में आदेश हो गया, अब कैसे बचें, कैसे कार्रवाई करें, पुलिस हमारे पीछे पड़ी हुई है। तो मैंने सबसे पहले यही देखा कि जो केस है, जो 125 का जो केस है उसकी सबसे पहले ऑर्डर शीट उठाओ। उसके बाद में दावा उठाओ कि आपकी पत्नी ने इसमें क्या क्या झूठ बोले हैं। दूसरी चीज ये है कि कोर्ट ने जो प्रोसीडिंग की है उसके दावे पे किस तरीके से प्रोसीडिंग की है और उसमें क्या क्या ऐसे साक्ष्य लिए गए हैं और आपकी इनकम असेट्स के बारे में क्या क्या उसने तथ्यों को गलत लिखा है और रजनीश वर्सेस नेहा के एफिडेविट में क्या क्या झूठ बोला है। इसी के आधार पर अगर रजनीश वर्सेस नेहा के प्रारूप में या उसके एफिडेविट में अगर कुछ झूठ बोला जाता है तो ये अंडरटेकिंग स्वयं आपकी पत्नी देती है और कोर्ट की जिम्मेदारी बनती है कि जैसे ही ये एफिडेविट दाखिल होता है उसके 4 हफ्तों के अंदर में ना जो विपक्षी पार्टी है यानी कि पति पक्ष है उससे एफिडेविट लिया जाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है और एक पार्टी आदेश पारित कर दिया जाता है। आज हम उसी के संबंध में आज हम बात करेंगे। जब कोई एक पक्षी आदेश पारित हो जाता है तो हमें क्या करना चाहिए और लोग क्या करते हैं। सबसे पहले जब भी हम मेंटेनेंस के केस में जाते हैं तो मेंटेनेंस के केस में ये बोला जाता है कि अभी अपीयरेंस मत दो, थोड़ा डिले करो। ठीक है, ये डिले प्रैक्टिस है, सही है, चलो कोई बात नहीं। नोटिस आपको मिल रहा है नहीं मिल रहा है, ये आपको केस के प्रोफाइल में देखनी पड़ेगी कि केस में कब कब नोटिस दिए गए हैं, कब कब उसकी फीस जमा की गई है, तब कब तलवाना उसका दाखिल किया गया है। आज हम बात करेंगे कि आदेश हो जाने के बाद में हमें किस तरीके की कार्रवाई करनी चाहिए और हम कैसे बच सकते हैं। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो आप लोग हमसे व्हाट्सएप पे हमारा जो नंबर नीचे डिस्प्ले कर रहा है इस पे आप संपर्क कर सकते हैं। मैंने 500 रुपये 15 मिनट के लिए मैंने कॉल चार्जेस रखे हुए हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी कॉल्स आती हैं जिसकी वजह से कि कॉल उठाना संभव नहीं हो पाता है और जैसे ही हमें टाइम मिलता है, जैसे ही हम फ्री होते हैं तो हम बात जरूर करते हैं। थोड़ा सा पेशेंस रखने की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि आपने व्हाट्सअप कर दिया और आपने 500 रुपये पे कर दिए और मैं तुरंत आपको कॉल कर दूं, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी जिम्मेदारियां हैं जिनका निर्वहन करना बहुत जरूरी है। आप लोगों को लगता है कि अगर आपके केस में कोई फॉल्ट हुआ है और गलत तरीके से आपको फंसाया जा रहा है और सारी कार्रवाई गलत तरीके से की जा रही है, तो आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स भी मेरे पास में व्हाट्सअप कर सकते हैं, हमारे मेल आईडी पे भी व्हाट्सअप कर मेल आईडी पे भी भेज सकते हैं और हमें व्हाट्सअप नंबर पे भी व्हाट्सअप कर सकते हैं, जिसके लिए मैंने 2,000 रुपये प्रति केस के हिसाब से मैंने केस स्टडी का रखा हुआ है। देखो, मैं आपको बता दूं कि मैं खूब यहाँ धाराएं बता दूं, खूब सारी चीजें बता दूं, सारे प्रोसीजर बता दूं, सब कुछ बता दूं, लेकिन मेन चीज होती है ड्राफ्टिंग, कि आपकी ड्राफ्टिंग कितनी मजबूत होनी चाहिए। अब यहाँ पे क्या है कि आपका एक पक्षी आदेश पारित हो गया है। अब एक पक्षी आदेश में आपको क्या करना है, आपको उसकी टेक्निकलिटी ढूंढनी है कि टेक्निकल कहाँ कहाँ गलत हुए। उस टेक्निकलिटी के आधार पर ही आप हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। अगर अगर आप 226 में जाएंगे, आर्टिकल 226 में जाएंगे तो आप उसकी टेक्निकलिटी के आधार पे, क्योंकि यहाँ जजमेंट हो चुका है और जजमेंट में अब टेक्निकलिटी ढूंढी जाएगी।
अगर आप कैंसिलेशन कराने के लिए अगर जाते हैं तो आपको सबसे पहले इसमें टेक्निकलिटी ढूंढनी पड़ेगी, क्या क्या ऐसे टेक्निकल फॉल्ट किए गए हैं और किन किन चीज़ों को नज़रअंदाज किया गया है और आदेश पारित किया गया है। सबसे पहली ये प्रैक्टिस देखी गई है कि जैसे ही कोई 125 का परिवार दाखिल होता है तो लोग कहते हैं कि भाई आपकी पत्नी है। क्या आपसे ये सब बोला गया है? अगर आपसे बोला गया है तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। यही प्रैक्टिस रहती है कि आपकी पत्नी है, आपको भरण पोषण देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है कि अगर पत्नी बिना किसी कारण के डिजर्ट कर रही है, पत्नी अगर हाईली एजुकेटेड है, पत्नी अगर झूठ बोलकर कोई भी मुकदमा अगर बेईमानी की नियत से अगर कोर्ट में दाखिल कर रही है तो उसको भरण पोषण नहीं मिल सकता, क्योंकि साफ तौर पर स्पष्ट है कि कोर्ट में आपको क्लीन हैंड आना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी बोल दो। आमतौर पर देखा गया है कि पत्नियां जो है वो ज्यादा से ज्यादा मेंटेनेंस लेने के चक्कर में वो क्या करती हैं कि पति की जो इनकम होती है उसको ज्यादा दिखा देती है, संपत्ति दिखा देती है, ये सारी चीजें दिखा, लेकिन इनके प्रूफ नहीं होते हैं उनके पास। और किसी तरीके से आदेश हो भी जाता है, आदेश होने के बाद में जब रिकवरी की जब बारी आती है तो रिकवरी होगी कैसे, क्योंकि उन्होंने एसेट्स तो बहुत सारे दिखा दिए, प्रूफ कोई दे नहीं पाए। अब रिकवरी कैसे होगी? रिकवरी तो डॉक्यूमेंट्स के आधार पर ही होगी। अगर कोई भी अथॉरिटी अगर उसको अगर रिकवर करने जाएगा, या जैसे सपोज पुलिस जा रही है, हालांकि पुलिस के हाथ में यह पावर नहीं है कि रिकवरी कर सके, ये पावर जिले की है। और कोर्ट हमेशा गलतियां करता है कि पुलिस के लिए डायरेक्शन इशू कर देता है कि आप जाइए, RW जारी कर दिए गए हैं, आप रिकवरी करके लाइए। पुलिस के हाथ में ये पावर नहीं है कि वो जाए और आपकी रिकवरी करके लाए। दूसरी चीज कि CRPC 125 में जब कोई आदेश हो जाता है तो लोग ये कहते हैं कि भाई 126 तो CRPC के तहत में चले जाओ, यानी ऑर्डर को जो एक्सपायर्टी ऑर्डर हुआ है वो ऑर्डर जो है ना वो सेट असाइड कराने के लिए चले जाओ। आपका एक बार ऑर्डर हो चुका है और उस ऑर्डर को सेट असाइड कराने के लिए आप जा रहे हैं, ये नॉर्मल टैक्टिस है लोगों की। सोचते हैं कि यार ऑर्डर को सेट असाइड करा लो, फाइल को दोबारा सुनवाई पे लगवा लो, लेकिन दोबारा क्या होगा, जो आदेश हुआ है ना, आदेश सेम टू सेम वही रहेगा, लेकिन उसमें 2-4 लाइनें ऐसी जुड़ जाएंगी जिसमें कि मेंशन कर दिया जाएगा कि CRPC 126 2 के तहत में प्रार्थना पत्र मूव किया गया है, सुना गया, ये सारी चीजें। लेकिन आदेश वही होना है, जिस स्टेज पे आप पहले खड़े थे उसी स्टेज पर आप आके खड़े हो गए। क्योंकि जो CRPC 125 में जो मेंटेनेंस है वो डेट ऑफ एप्लीकेशन से लगता है, डेट ऑफ ऑर्डर से भी लगाया जा सकता है, लेकिन आमतौर पर देखने पे मिला है कि डेट ऑफ एप्लीकेशन से लगाया गया। तो आप जितना डिले करेंगे उतना ही आपके लिए नुकसानदायक रहेगा। तो सबसे पहली बात है कि आपको सबसे पहले क्या करना है कि आपको उस ऑर्डर को कैंसिलेशन कराने के लिए आपको मूव करना है। कैंसिलेशन किस आधार पे करा सकते हैं? कैंसिलेशन डिजर्शन के आधार पे करा सकते हैं, क्रियल्टी के आधार पे करा सकते हैं, फॉल्स एफिडेविट के आधार पे करा सकते हैं। जैसे कि डिजर्शन डिजर्शन की बात जैसे CRPC 125(4) में कही गई है, और उसके बिहाफ में मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी बन जाती है कि CRPC 125(5) के तहत में अपने आदेश को रद्द करे। दूसरा प्रोसीजर ये रहता है 127(2) के तहत में मजिस्ट्रेट को अगर लगता है कि कुछ परिस्थितियों में बदलाव हुआ है और ऑर्डर जो है ना वो मॉडिफिकेशन होना चाहिए, कैंसिलेशन होना चाहिए, तो वो अपने ऑर्डर को रिवोक भी कर सकता है। अगर कोई टेक्निकल फॉल्ट हुए हैं तब भी आप 127(2) CRPC के तहत में आप मूव कर सकते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, ये ऑर्डर आप हाई कोर्ट लेके जाओ। हाई कोर्ट आप लेके जा सकते हैं क्योंकि अपीलेंट कोर्ट जो है वो हाई कोर्ट ही है, लेकिन वहां रिलीफ कितना मिलेगा? वहां फैमिली कोर्ट एक्ट सेक्शन 19 के तहत में आप अपील दाखिल करने जाएंगे तो कितना आपको रिलीफ मिलेगा, ये डिपेंड करता है। इससे बेटर ये है कि आप उसी अदालत में, जिस अदालत में आपके खिलाफ में आदेश हुआ है, उसी अदालत में आप मूव करें। मैंने कहा है कि जो चीजें लीगल वे में होनी चाहिए वो चीजें होती नहीं है, और हमें जब अपना पक्ष रखने की बारी आती है तो हम अपना पक्ष पूरी तरीके से सही से नहीं रख पाते, तो हम वहां पे डैमेज कर जाते हैं। लोग बोलते हैं 126 तो लगा दो, सेट असाइड करवा दो, रिकवरी वारंट जारी हो जाते हैं, पुलिस पीछे दौड़ने लगती है। हालांकि पुलिस अरेस्ट नहीं कर सकती, पुलिस के हाथ में पावर नहीं है कि किसी की संपत्ति को जाके कुड़क कर दे, क्योंकि जो लड़के के पास में संपत्ति है ही नहीं है, पैसा है ही नहीं है, तो वो कहाँ से कुड़क करेगी, कहाँ से क्या करेगी। तो ऐसी स्थिति में 125(3) जो है ना उसमें कंडीशनल है, उसमें पूरा ब्यौरा लिखा हुआ है, उसमें लेवी ऑफ अमाउंट के बारे में भी बात करी गई है, जिसमें कि CRPC 421 कॉम्प्लाइंट होना बहुत जरूरी है, जबकि वसूली वारंट निकाले जाए।
वसूली वारंट से पहले 421 का कॉम्प्लायंस बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे ये पूरा जो प्रोसीजर है जो रिकवरी वारंट का पूरी तरीके से गलत हो जाता है। ऐसी स्थिति में क्या होता है, हमें उस ऑर्डर को चैलेंज करना चाहिए जो ऑर्डर एकपक्षीय रूप से हमारे खिलाफ में हुआ है, और जो रिकवरी हो रही है उस फाइल को वहां पे रिकॉल कराना चाहिए, देखना चाहिए। और क्योंकि मेन चीज आती है इसमें कि आपकी ड्राफ्टिंग कैसी है। आपकी कहानी से कोई मतलब नहीं है कि आपकी कहानी क्या रही है, आपने वो चीजें सारी चीजें आपने फाइल के जवाब में लगा दी है कि कहानी क्या है आपकी। आपको अब कहानी नहीं लिखनी है, आपको टेक्निकल चीजें लिखनी है। वो टेक्निकल चीजें जो आदेश में लिखी गई हैं उनको आपको पकड़ना है, आपको फाइल की गलतियां पकड़नी है और आपको काउंटर करना है। उस आदेश को रद्द कराने के लिए आपको उसी अदालत में भी जाना है। जैसा कि मैंने बताया कि सीआरपीसी 127(2) के तहत में ना आप उसको कैंसिल कराने के लिए जा सकते हैं। ऐसा मैंने कई बार ड्राफ्टिंग की, लोग उसमें सफल भी हुए, लोगों ने लगाई भी और लोगों का मेंटेनेंस भी बचा। 1-1 लाख 1.5-1.5 लाख रुपए लोगों का मेंटेनेंस था, वो बचा। लेकिन पहले लोग मना करते रहे कि नहीं ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं होता है। कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेंटेनेंस के बारे में ना एक मेंटलिटी बंधी हुई है कि भाई आपकी पत्नी है, आपको भरण पोषण देना है। लेकिन आप इसी चीज पे आप डिमोलाइज हो जाते हैं और तुरंत सोचने लगते हैं कि नहीं यार ऐसे कैसे हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति अगर आपके सामने आती है तो आप लोग तुरंत हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप लोग व्हाट्सअप कर सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स हमें भेज सकते हैं। देखो आप लोग अगर हमारा सपोर्ट करेंगे तो हम आपका जरूर सपोर्ट करेंगे। हम खूब धाराएं आपको बता दें, सारा प्रोसीजर बता दें, लेकिन जब तक आपकी लीगल ड्राफ्टिंग है ना सही तरीके से नहीं होगी, जब तक, क्योंकि ड्राफ्टिंग ही एक ऐसी चीज है ना जो आपका ऊपर ऊपर से ऊपर ऊपर से ऊपर आखिरी अंत तक चलती है। मेन है आपका ड्राफ्टिंग का काम। और दूसरा इश्यू है कि इसको पकड़ना कैसे है, टेक्निकल फॉल्ट को कैसे पकड़ना है, कैसे आप रिलीफ ले सकते हैं, कैसे आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई कर सकते हैं। काफी केसों में देखा गया है कि लोग सीआरपीसी 340 फर्जरी का केस लगाते हैं, उसके साथ में आईपीसी 195 लगा देते हैं। आईपीसी 195 क्या है, इसको जरा एक बार ध्यान से पढ़ना। आपकी पत्नी ने अगर कोई झूठा शपथ पत्र दिया है, झूठा कोई कथन दिया है, कुछ झूठ बोला है, तो वो इतना बड़ा अपराध नहीं है कि किसी को उम्र कैद तक की सजा हो जाए या 10 साल तक की सजा हो जाए। ये जो आईपीसी 195 है ना, इसीलिए लगाया जाता है कि ऐसा कोई लोग किया गया हो, ऐसा कोई कार्य किया गया हो जिससे कि 10 साल तक की सजा का प्रावधान हो जाए किसी के लिए, तहाँ वहां पे हम आईपीसी 195 का यूज करते हैं। तो ये पूरी तरीके से ये गलत सेक्शन लगाया जाता है। इसके संबंध में हम ऑलरेडी अपना एक वीडियो बना चुके हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताएं, लोगों को शेयर जरूर करें, क्योंकि मैं जो वीडियो बनाता हूँ वो पर्सनल तौर पर व्यक्तिगत जानकारी के आधार पर आप लोगों तक वीडियो पहुंचाने की कोशिश करता हूं, जानकारी पहुंचाने की कोशिश करता हूं कि मास मैसेज में आप लोग इसको देखें। पहली टैक्टिक्स क्या है कि जैसे सीआरपीसी 125(3) 125(3) का एप्लीकेशन गया, मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी बनती है कि सम्मन करें, सम्मन करें। अब सम्मन क्या होता है, पुलिस के लिए जाता है। उसमें ये कारण पूछा जाता है कि क्यों आप वसूली नहीं देना चाहते, जो भरण पोषण हुआ है उसका कारण पूछा जाता है। लेकिन यहाँ पे मजिस्ट्रेट क्या लिख देता है कि क्यों ना आपके खिलाफ में वसूली वारंट जारी किए जाए, अपना कर। ये नोटिस कभी पति को मिल ही नहीं पाता है, पति को मिल नहीं पाता है। या फिर कुछ लोग क्या करते हैं, इसको पुलिस के लिए आदेशित किया जाता है लेकिन इसको डाक द्वारा भेज देते हैं। इस पर हमें आपत्ति देनी चाहिए, ऑब्जेक्शन देना चाहिए। तो कारण इसमें ये बताना चाहिए कि हम क्यों नहीं मेंटेनेंस देना चाहते हैं, आखिर में ऐसी क्या वजह है। तो वहां पे आपको सारी चीजें लिखनी है कि हमें रिजेक्ट कर रही है, क्या कर रही है, टेक्निकल फॉल्ट क्या है, ये सारी चीजें उसमें आ जाती हैं टेक्निकल व्यू में। जो आदेश की जितनी गलतियां हैं, फाइल की जितनी गलतियां हैं, जो भी टेक्निकल फॉल्ट आदेश में किए गए, जिन चीजों को नजरअंदाज किया गया, वहां पे हमें ऑब्जेक्शन देना चाहिए। जब हम ऑब्जेक्शन नहीं देते हैं ना तो कोर्ट क्या करता है, रिकवरी वारंट जारी कर देता है, रिकवरी वारंट जारी कर देता है। जब रिकवरी वारंट जब जारी हो जाते हैं तो क्या होता है, रिकवरी वारंट जो है ना वो पुलिस के लिए जारी किया जाता है। ये भी एक गलत प्रैक्टिस है, रिकवरी वारंट कभी पुलिस के लिए नहीं जा सकते।
और ये रिकवरी वारंट जारी करने से पहले, जैसा कि मैंने बताया, सीआरपीसी 421 सीआरपीसी को कॉम्प्लाइंस कराना जरूरी है। जैसा कि सीआरपीसी 125(3) में कहा है कि लेवी ऑफ अमाउंट, जब लेवी ऑफ अमाउंट की जब बात आती है तो 421 को कॉम्प्लाइंस कराना बहुत जरूरी है। तो ये 421 का जो जुर्माना है ना, वो पति के ऊपर लगता है कि जो ड्यू अमाउंट जो है, जैसे सपोज 5,000 रुपए का मेंटेनेंस हुआ है तो 5,000 पे, और जितना बकाया रह गया है उस पे जुर्माना लगाते हो। लेकिन कोर्ट क्या करती है, 421 कॉम्प्लाइंस नहीं कराती है और डायरेक्ट रिकवरी वारंट जारी कर देती है। अब रिकवरी वारंट जारी करती है, रिकवरी वारंट तो तभी जारी कर सकती है, अब यहाँ पे कंडीशनल है। 125(3) में आप पढ़ना, अगर पति ऑफर करता है अपनी पत्नी को साथ में रखने के लिए, पति ऑफर करता है अपनी पत्नी को मेंटेन करने के लिए, तो मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी बनती है कि RW जो है ना वो कैंसिल किए जाए, वो जारी नहीं कर सकता। लेकिन अगर ऐसी कंडीशन में, अगर पति अगर किसी दूसरी महिला के साथ में एडल्ट्री में है, या पति जानबूझकर अपनी पत्नी को छोड़ रहा है, मेंटेनेंस नहीं देना चाहता, मेंटेनेंस देने का कैपेबल है, तो यहाँ पे पति को कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। ये जो मेंटेनेंस जो है ना, वो बर्डन नहीं है पति के ऊपर। ये मेंटेनेंस सिर्फ इसलिए है कि एक सामाजिक सौंदर्य बना रहे और आपकी स्थिति के अनुसार आपकी जो पत्नी है ना वो लाइफ में सफर कर सके इस मेंटेनेंस के जरिए। लेकिन कोर्ट क्या करती है, कोर्ट इसको अपराध की तरह बांटती है। एक केस में ऐसा हुआ कि RW जारी हो गए, रिकवरी वारंट जारी हुए और पति को उसके विभाग ने टर्मिनेट कर दिया। जब पति को उसके विभाग ने जब टर्मिनेट कर दिया तो पति हाईकोर्ट पहुंच गया उस आदेश को लेके कि साहब, जब हमारे पास नौकरी नहीं रहेगी तो हम मेंटेनेंस कहाँ से देंगे, और ये जो टर्मिनेशन जो है ना, इससे हमारे पूरे परिवार को प्रभावित किया जा रहा है, हमारा पूरा परिवार इससे प्रभावित है। मेंटेनेंस एक अपराध नहीं है कि हम मेंटेनेंस नहीं दे रहे हैं तो हमने अपराध कर दिया है। मेंटेनेंस एक केवल पति के ऊपर एक प्रेशर डेवलप करने के लिए है। ये रिकवरी वारंट और ये सारी चीजें जो है वो सिर्फ एक प्रेशर डेवलप करने के लिए मजबूर किया जा सकता है कि आप मेंटेनेंस दो, भरण पोषण दो, लेकिन इसको अपराध के तौर पे नहीं देखा जा सकता है। आमतौर पे अदालतें क्या करती हैं कि पति को जेल भेज देती है। तो यहाँ पे पूरा प्रोसेस जो है ना, पूरा प्रोसेस गलत हो जाता है। अब बड़े गौर से पढ़ना कभी 125(3) को, 125(3) में आपको सारी चीजें नजर में आ जाएगी। इसी से इंटर रिलेटेड करता है 125(4). अगर आपकी पत्नी ने 125(3) का प्रार्थना पत्र अगर कोर्ट में दाखिल किया है तो आपको तुरंत आपत्ति 125(4) के तहत में प्रार्थना पत्र लगाना है और सिंपल सा उससे क्वेश्चन करना है, कैसे मूव करना है, कैसे ड्राफ्टिंग करनी है, कैसे आपको अपना बचाव करना है, वो हम आपको बताएंगे। अगर आप लोग संपर्क करेंगे तो हम आपको जरूर बताएंगे। दूसरी बात, पति के पास में कोई भी संपत्ति नहीं है लेकिन पत्नी ने संपत्ति बढ़ा चढ़ा के ली और रिकवरी वारंट जारी हो गए, तो आपको ऐसी कंडीशन में क्या करना चाहिए, कैसे अपना बचाव करना चाहिए। पति के पास कोई संपत्ति नहीं है, कोई नौकरी नहीं है, कोई पैसा नहीं है, कोई कुछ नहीं, लेकिन पत्नी ने दिखाया है, रिकवरी भी आ रही है, पुलिस पीछे पड़ी हुई है, तो हमें ऐसी कंडीशन में अपना बचाव कैसा करना चाहिए। अगर आपके साथ अगर ऐसी स्थिति हो तो आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और कोशिश करेंगे कि आपके जो मेंटेनेंस का जो केस है उसको रद्द कराया जाए, उसका जो आदेश है आदेश को रद्द कराया जाए।